नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 15 जुलाई 2025 के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स पर, मतलब भाग 1, और खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से। ये भी ध्यान रखिएगा कि शायद कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है, उससे जल्दी से समझें। बिल्कुल। आज के स्रोतों में कई अहम मुद्दे हैं। पर्यावरण नियमों से लेकर डिजिटल दुनिया की चुनौतियां, बदलती वैश्विक राजनीति और हाँ, पारंपरिक चिकित्सा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोशिश यही रहेगी कि परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें निकाल लें। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों मतलब ESZ के दिशा निर्देशों की समीक्षा से। खबर ये है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति SCNBW उसने 2011 के नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। क्यों भाई? कहा जा रहा है कि हर संरक्षित इलाके के आसपास एक जैसा मतलब 10 किलोमीटर का ESZ शायद प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया गया है। तो ये ESZ आखिर है क्या चीज? क्या ये एक तरह के बफर जोन्स है? हाँ बिल्कुल, आप इन्हें शॉक अब्जॉर्बर या बफर जोन कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 2002 की वन्यजीव संरक्षण रणनीति से आया था। मकसद ये है कि जो ज्यादा सुरक्षित इलाके हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो बाहर के कम सुरक्षित इलाके हैं, उनके बीच एक ट्रांजिशन जोन बने। अच्छा। इन्हें नोटिफाई किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, आमतौर पर सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य चाहें तो जनहित में इसकी न्यूनतम चौड़ाई बदल सकते हैं। और एक खास बात, नेशनल पार्क या सैंक्चुरी की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर माइनिंग मतलब खनन पूरी तरह बैन है। ओके। 2011 के जो दिशा निर्देश थे उनमें बताया गया है कि क्या मना है, क्या रेगुलेटेड है और क्या अलाउड है। और हर राज्य सरकारें हर ESZ के लिए एक जोनल मास्टर प्लान भी बनाती हैं। लेकिन अगर राज्य इसकी चौड़ाई कम कर देते हैं, तो क्या इससे इसका जो मेन मकसद था वो शॉक एब्जॉर्बर वाला, वो कमजोर नहीं पड़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां विकास का दबाव ज्यादा है? देखिए, ये चिंता तो है, बिल्कुल वाजिब है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। विकास भी हो, पर जो पर्यावरण बचाने का मूल लक्ष्य है वो पीछे न छूट जाए। इसलिए कहा जाता है कि हर केस को अलग से देखना होगा, सावधानी से। ठीक है, चलिए अब पर्यावरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ। उपराष्ट्रपति जी ने हाल में चेतावनी दी डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर। कहा कि एल्गोरिथम के जरिए राष्ट्र एक नए तरह की गुलामी का सामना कर रहे हैं। ये शब्द सुनने में ही कितना भारी है, डिजिटल उपनिवेशवाद। ये पुराने वाले उपनिवेशवाद से कैसे अलग है? क्या ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है? हाँ, देखिए, डिजिटल उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जो विकसित देश हैं और उनकी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे गूगल, अमेज़न, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कम विकसित देशों से डेटा लेती हैं, उन पर एक तरह का नियंत्रण बनाती हैं और फिर उससे मुनाफा कमाती हैं। ये है तो पुराने उपनिवेशवाद जैसा ही, पर हथियार नए हैं, डेटा और एल्गोरिदम। चिंताएं कई हैं। एक तो अपनी डिजिटल संप्रभुता खोने का डर, जैसे वो व्हाट्सएप वाला मामला हुआ था ना। दूसरा, कल्चरल इंपीरियलिज्म मतलब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, जहां पश्चिमी कंटेंट और विचार हावी हो जाएं। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, सर्वेलांस कैपिटलिज्म, यानी हमारी मर्जी के बिना हमारा डेटा जमा करना और उसका इस्तेमाल करना। बाप रे, मतलब हर क्लिक, हर पसंद पर नजर। ये तो डरावना है। तो फिर इससे बचने के लिए क्या हो रहा है? भारत कई कदम उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अपने खुद की डिजिटल सिस्टम खड़े करना, ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इंडिया स्टैक, ये सब उसी दिशा में है। अच्छा। फिर डेटा को देश के अंदर रखने पर जोर है। DPDP एक्ट 2023 आया। ओसाका ट्रैक जैसे समझौतों पर हमने साइन करने से मना किया। और हाँ, विदेशी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना। मेक इन इंडिया और वो चिप्स वाला C2S प्रोग्राम, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा है। ये सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। ये जो डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश है, ये कहीं न कहीं वैश्विक मंच पर भारत की बदलती भूमिका से भी जुड़ती है ना? सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी कहा कि दुनिया साफ तौर पर मल्टीपोलैरिटी मतलब बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ रही है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिस्टम बना था उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस बदलते माहौल में भारत की स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है?
क्या हम अब गुटनिरपेक्षता से वाकई आगे बढ़ गए हैं? बिल्कुल, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, कई पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। पुरानी संस्थाएं जैसे यूएन, आईएमएफ, उन पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीबी जैसे नए विकल्प आ रहे हैं। ब्रिक्स प्लस, क्वाड, एससीओ जैसे नए ग्रुप्स बन रहे हैं। सही। और यहाँ भारत का रोल अहम हो जाता है। अब वो गुटनिरपेक्षता वाली बात नहीं रही, अब है मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट मतलब जरूरत और मुद्दे के हिसाब से अलग अलग देशों या ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करना। किसी एक खेमे में बंधना नहीं। जैसे क्वाड में भी हैं, I2U2 में भी हैं। ये मिनीलैटरल्स इसी का उदाहरण है। भारत का लक्ष्य एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया है जिसमें एशिया भी मल्टीपोलर हो। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध का असर है, गुटों में शामिल होने का दबाव भी है। हाँ, ये मल्टी अलाइनमेंट सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या इसकी आलोचना नहीं होती कि शायद इससे भारत किसी भी गुट का पूरी तरह भरोसेमंद साथी नहीं बन पाता? देखिए, ये बहस तो चलती रहती है, पर भारत का स्टैंड यही है कि वो अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। और ये किसी एक ब्लॉक में बंधने से बेहतर है। ये संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पर आते हैं, WHO ने आयुष सिस्टम्स मतलब आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल में भारत के लीडरशिप को माना है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। AI कैसे मदद कर सकता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में? हाँ, ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। WHO ने भारत के कहने पर ही इस पर अपनी पहली टेक्निकल ब्रीफ जारी की है, मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ AI एप्लीकेशंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। AI के कई यूज हो सकते हैं, जैसे डायग्नोसिस को बेहतर बनाने में। मशीन लर्निंग शायद नाड़ी पढ़ने या जीभ के एनालिसिस को और सटीक बना दे। वाह! फिर एक फील्ड है आयुर्जेनोमिक्स, मतलब AI की मदद से किसी की आयुर्वेदिक प्रकृति समझकर उसे पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइस देना। अच्छा। AI दवाओं के एक्शन मैकेनिज्म को समझने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी हैं। जैसे बायोपायरेसी का खतरा, यानी पारंपरिक ज्ञान की चोरी, डिजिटल डिवाइड। क्या ये तकनीक सब तक पहुंच पाएगी? अच्छी क्वालिटी के डेटा की कमी और लोकल ज्ञान को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से जोड़ने की मुश्किल। भारत की पहले जैसे TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और आयुष ग्रिड, वो इन चुनौतियों से निपटने में अहम है। समय लगभग खत्म हो रहा है, तो जल्दी से कुछ और सुर्खियों का जिक्र कर देते हैं जो सोर्सेज में थी। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए FGD नॉर्म्स में कुछ ढील दी गई है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों, अर्बोवायरल डिजीजेस के लिए WHO की नई गाइडलाइंस आई हैं। और ICMR ने नमक के ज्यादा इस्तेमाल पर फिर से चेताया है। हाँ, ये भी ध्यान रखने लायक पॉइंट्स है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या खास बातें निकली? मेरे हिसाब से एक तो ये कि नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी और ज़मीनी हकीकत के हिसाब से बदलाव ज़रूरी है, जैसे ESIZ वाले मामले में। दूसरा, डिजिटल युग में अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता बचाना कितना क्रिटिकल है और उसके लिए रास्ते बनाना। तीसरा, बदलती दुनिया में भारत कैसे एक एक्टिव और बैलेंस्ड रोल निभा रहा है। और चौथा, कैसे नई टेक्नोलॉजी हमारे पुराने ज्ञान को और पावरफुल बना सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। एक तरफ हम अपने स्वदेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ AI जैसी तकनीक से अपनी पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत कर रहे हैं। तो इन दोनों को देखते हुए भारत आने वाले सालों में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का वो अनोखा मिक्स कैसे बना सकता है, जो शायद आज की चर्चा से भी आगे जाए। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचेगा। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।